बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, which is a sampling distribution and the point estimation process. So actually we are starting the topic of the statistical inference. जिसको हम inferential statistics भी कह सकते हैं. So basically अभी तक जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया. We have discussed different probability distribution as well as हमने probability concepts को डिस्कस किया. But from now on we are going to talk about the statistical inference. Okay, so जिसके अंदर हम जो start कर रहे होंगे वो हम discuss कर रहे होंगे with respect to the sampling distribution as well as the point estimation, or the major focus of today's lecture will be in the end, that was the center limit theorem. वो है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद, जैसे हमने आपको याद होगा कि जब हम इस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कोर्स को स्टार्ट किया था इन लेक्चर 1, वी सेड दैट कि स्टैटिस्टिक्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या थी, जिसके हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए, लाइक मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास होती है कि जब हम चीजों को डिस्क्राइब करें, how we can describe the data, how we can present the data. ठीक है, so in a terms of numerics, in a terms of numbers, in a terms of tables, in a terms of graphs. जबकि inferential statistics हमारे पास क्या होती है, that is कि based on the descriptive statistics, what conclusion we can draw about our population parameter. Okay, so जो हम अपने population के बारे में जो conclusion draw करते हैं based on the sample data, or you can say based on the descriptive analysis, that is called as a inferential statistics. Okay, so let me start with कि जैसे हमने पहले कहा कि inferential statistics को further जो है वो हम दो categories में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द एस्टिमेशन, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं. इवन हम अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर भी हम इस एस्टिमेशन पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे. एज वेल एज द सेकंड पार्ट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ओके, सो वंस अगेन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हम अपने पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा, और यू कैन से बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, देन वी आर सेइंग दैट कि वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो हमने सैंपल डेटा के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया है, सो हम पॉपुलेशन के बारे में जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे कि making decision about the population characteristics. ठीक है, so whatever the characteristics you are going to study, like for example हम जी interested हैं कि average number of people's height in Pakistan. Okay, या हम कह सकते हैं average salary in Pakistan. So these are the characteristics of the population जो जिसके अंदर हम interested हैं in order to find out some conclusion. Okay, सो उसमें अब हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब भी हमने किसी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकालना, मीन को रिजल्ट्स निकालने हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पॉपुलेशन जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं. अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें, सो लाइक हम कह सकते हैं हमने आज के दिन टोटल जी 1 लाख प्रोडक्शन की है. ओके, सो उस 1 लाख प्रोडक्शन के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज डिफेक्ट रेट. ओके, सिमिलरली हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कन्फॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कितनी आई है, या कितनी देर हमारी मशीन आज के होल डे के अंदर, अगर हमने 8 घंटे मशीन को चलाया है तो कितने मिनट तक मशीन जो है वो स्टॉप रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की पॉपुलेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव, या हम उसके साइकिल टाइम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या हम जो है वो मशीन के स्टॉपेज टाइम के अंदर इंटरेस्टेड हैं. सो हम बेसिकली ओवरऑल किस पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हैं. सो वी स्टार्ट कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम दैट, एंड देन हम ओवरऑल पॉपुलेशन में से ऑब्वियसली हम तमाम की तमाम पॉपुलेशन को जो है वो चेक नहीं कर सकते. ठीक है, या उसका डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम उस पॉपुलेशन में से सैंपल डाटा कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, वंस वी हैव कलेक्टेड द सैंपल डाटा, देन हम उसका जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं, या उसका हम एक स्टैटिस्टिक्स या एक मेजरमेंट मेथड कैलकुलेट कर लेते हैं. लाइक जैसे हम कहते थे कि मैंने अपने सैंपल डाटा का मीन कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं. सो रिमेंबर दैट, आप लोगों को याद होगा शुरू में हमने कहा था स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में डिफरेंट है.
सो स्टैटिस्टिक जिसको हम एस्टिमेटर भी कह सकते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक जो है वो एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि सैंपल डाटा की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, जबकि जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि आप एक पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट कर रहे होते हो। ओके, सो हम सैंपल डाटा से जो है वो एक्स बार को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब हम एक्स बार को जो एस्टिमेट और टेस्ट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। आइदर वी आर इंटरेस्टेड इन पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, हम पॉइंट एस्टिमेशन से क्या मुराद है कि मीन हम जो पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं वो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू की बेसिस के ऊपर एस्टिमेट कर रहे हैं या इंटरवल फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। अगर हम सिंगल न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर एस्टिमेट करें तो उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं, और अगर हम इंटरवल की फॉर्म में कह रहे हैं तो उसको इंटरवल एस्टिमेशन कह दिया जाता है। कि मसलन हम कहते हैं कि जी 90% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपके जो पॉपुलेशन की वैल्यू होगी या मीन की वैल्यू जो लाई कर रही होगी फॉर दिस पॉपुलेशन वो इस रेंज के अंदर लाई कर रही होगी। So that is called as an interval estimation या जिसको हम confidence interval भी कहते हैं। Similarly, we can also do the test. Okay, like जैसे for example कोई production manager ये claim कर रहा है कि जी मेरा जो average defect rate है वो 5% है। ठीक है, so हमने ये चेक करना है कि क्या ये ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। So we can do this inferential process. Okay. सो बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो उसके क्लेम को टेस्ट कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो एस्टिमेशन का क्या है कि एक पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास है, हमने उसको एस्टिमेट करना है। ठीक है, और उस पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के एस्टिमेटर्स अवेलेबल है। ठीक है, रिमेंबर जैसे हमने कहा कि एस्टिमेटर क्या है, अ फार्मूला व्हिच वी आर यूजिंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब वो पॉपुलेशन पैरामीटर डिफरेंट है, वो कौन कौन से, लाइक कि मैं पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना चाहता हूँ, मैं पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट करना चाहता हूँ, या मैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन को एंड सो ऑन। और सिमिलरली इनके अगेंस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं, लाइक एक्स बार है दैट इज अ सैंपल मीन, मैं मीडियन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सिमिलरली मैं मॉड को इस्तेमाल कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द पैरामीटर। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो बेटर एस्टिमेटर कौन सा है, मीन है, मीडियन है, मॉड है। एंड वी विल सी दैट, हम इसको प्रूफ भी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि जो एक्स बार जिसको हम सैंपल मीन कहते हैं दैट इज अ बेटर एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। इसी तरीके से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने के लिए हम देखेंगे कि कैपिटल एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस होता है और एक स्मॉल एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस होता है इसको एस्टिमेट करने के लिए। सब क्वेश्चन आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इवन इनके फॉर्मूलाज के अंदर भी लिटिल बिट डिफरेंस है, वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक। ओके, और स्टेटिस्टिक किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, जो कि सैंपल डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है, जबकि पैरामीटर आपके पॉपुलेशन डाटा के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। लाइक जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू को एस्टिमेट करना है और मैंने सैंपल मीन कैलकुलेट किया। सो आई हैव कलेक्टेड द सैंपल डाटा फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। ओके, और मैंने उसका सैंपल मीन कैलकुलेट किया और वो सैंपल मीन मेरे पास 3 आ गया। सो दैट मीन अगर मेरे पास सैंपल मीन 3 है तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन का मीन भी 3 है। लाइक इसको हम इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहते हैं कि हम एक कंपनी में से मेल एम्प्लॉयज की हाइट का डाटा जो है वो हमने कलेक्ट किया हुआ है। उसमें से हमने ओवरऑल टोटल वो 1000 मेल्स है, हमने 100 मेल्स का डाटा कलेक्ट किया और उनकी हाइट की एवरेज डेली विद रिस्पेक्ट टू द 100। ठीक है, और वो लेट से वो आ जाती है 5.7 इंचेस। ओके, सो हम कह देंगे कि ओवरऑल इस कंपनी के अंदर जो मेल एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, 5.7 इंचेस है। ठीक है, सो एंड सो ऑन। So this is basically we are doing the point estimation. Remember हमने कहा दो तरह की estimation होती है, one is point, another is interval. So point mean कि ऐसा estimator जो कि हमें against the population parameter एक single numerical value provide कर रहा हो। So आज के lecture के अंदर हम mainly focus point estimation की तरफ कर रहे होंगे। So in the next lecture we will talk about the interval estimation perspective. ओके, सो अब हम क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उस पॉपुलेशन के लिए जो है जब हम सैम्पलिंग करना स्टार्ट करते हैं, सैंपल हम पिक कर रहे होते हैं उस पॉपुलेशन में से,
और हम उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेवलप कर रहे थे, राइट, रिगार्डिंग दैट सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स मेजर कर रहे हो। वो सैंपल मीन हो सकता है, सैंपल प्रोपोर्शन हो सकता है, ओके। और उन सैंपल्स के अकॉर्डिंगली जो आपने ड्रॉ किए हैं, आप उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जिसको हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। सो अगर आप मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हो, that would be called as a sampling distribution of mean. अगर आप proportion की basis पे बना रहे हो, that would be called as a sampling distribution of proportion. So it could be sampling distribution of difference of mean, difference of sample proportion and so on. So depending upon कि आप किस statistics के accordingly जो है वो उसकी sampling distribution कर रहे थे। Okay, so यहाँ पे हम example ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो भी मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, उसके हर नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। सो राइट नो जो आपका रैंडम वेरिएबल x है वो इंडिकेट करे नंबर ऑफ एरर्स के नंबर, और हमने 4 एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ एरर्स को जो है वो मेजर की जो है वो लिए, लाइक हमने ये 4 एम्प्लॉयज पिक कर लिए और हमने डाटा कलेक्ट किया और हमने कहा है कि जब हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है तो ये चारों के चारों जो नंबर ऑफ एरर्स क्रिएट कर रहे हैं इन वर्क, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हर एक के एरर क्रिएट करने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है, ओके। सो हमने इसको एज अ जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, और वो मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले रहा हूँ कि उसके जो चांसेस हैं वो लेट से के 0.25 है, ओके। सो आउट ऑफ 1 4 हैं, तो 1/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो 1/4 इज 0.25। सो फर्स्ट के भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सेकंड की भी 1/4, थर्ड की भी एंड फोर्थ की भी। और अब अगर मैं मेयर्स कैलकुलेट करूँ, सो जो पॉपुलेशन डाटा का मीन है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद म्यू, तो उसको हम अगर हमने एवरेज निकाली दैट इज सम ऑफ xi ओवर कैपिटल एन, दैट इज अ पॉपुलेशन साइज। सो सिंपली हमने क्या किया, हमने 1 + 2 + 3 + 4 इनको जमा किया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, वी विल गेट द आंसर ऑफ 2.455, ओके। सो दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ एरर ईच एम्प्लॉय कैन डू, ओके। इसी तरीके से हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। सो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, रिमेंबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक कैपिटल S दैट इज अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n, राइट। और एक है स्मॉल s जिसको हम कहते हैं, ऊपर आपके पास सेम है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ओके। सो ये ऊपर वाली जो चीज है दैट इज द सेम, let me show you again. So let me write over here. Okay, small s is basically summation x minus x bar का square over n minus 1. So this is कि यहाँ पे n minus 1 होता है और यहाँ पे n होता है। So for a timing just remember that कि जो capital S होता है that is a biased estimator होता है sigma का, जबकि small s unbiased होता है, और अनबायस्ड ही आपका एस्टिमेटर होना चाहिए, ठीक है। बट फिलहाल जो है वो हम कैलकुलेट करें कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि बायस्ड और अनबायस्ड क्या होता है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इफ यू कैन सी दैट कि हम यही वाला फॉर्मूला सेम यूज करें, समेशन x माइनस x बार की जगह पे हमने पॉपुलेशन मीन ले लिया है, और स्मॉल एन सैंपल साइज की जगह पे हमने कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज ले लिए, ओके। सो आपने करना है क्या है कि हर वैल्यू में से पॉपुलेशन मीन आपके पास x की वैल्यूज जो है वो है जी 1 2 3 4, और हमारे पास पॉपुलेशन मीन है 2.5। तो हम क्या करेंगे, 1 - 2.5 उसका स्क्वायर हम कर लेंगे, 2 - 2.5 उसका स्क्वायर कर लेंगे एंड सो ऑन। देन उसको हम जो है वो n4 से डिवाइड करके we will take the square root, so we will get the answer of the standard deviation. So ये तो थे कि हमारे पास पॉपुलेशन की जो मेजर्स वैल्यू आई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस पॉपुलेशन में से जो 1 to 4 थी उसमें से हम सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल साइज में ले रहा हूँ वो 2 का सैंपल साइज ले रहा हूँ, मीन मैं 2 लोगों को पिक कर रहा हूँ और मैं ऑल पॉसिबिलिटीज जो है वो कर रहा हूँ। दैट मीन आई एम कलेक्टिंग द सैंपल विद रिप्लेसमेंट। सो दैट मीन 2 सैंपल्स का क्या मतलब है कि मेरे पास टोटल पॉपुलेशन साइज है 4, सो विद रिप्लेसमेंट मीन पावर 2, ठीक है। सो जब भी आपका, सो दैट मीन टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, 16, ठीक है।
सो दैट मीन हमारे पास जो बन जाएंगी दैट इज 1 1 के मीन दोनों लोगों ने दो लोगों को हमने एज अ सैंपल ले लिया, उन्होंने एक एक एरर किया, फर्स्ट ने एक एरर किया, दूसरे ने 2 एरर किए, फर्स्ट ने एक एरर किया, दूसरे ने 3 एरर किए एंड सो ऑन। सो हमने ऑल पॉसिबिलिटीज बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ अपनी एक्चुअल पॉपुलेशन का, मैंने ये जो सैंपल के तौर पर 2 लोगों को सिलेक्ट किया था और उनके एरर्स को यहाँ पे मैंने लिखा है। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम इनकी जो है वो स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। स्टेटिस्टिक क्या ले रहा हूँ मैं, इनका सैंपल मीन ले रहा हूँ, मीन एवरेज नंबर ऑफ एरर्स कितने आएंगे। सो दैट इज कि अगर हम 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, सो दैट इज 1, सो एवरेज ऑफ दिस इज 1.5, average of this would be equal to 2.0, average of this would be equal to 2.5 and so on. So हमने बेसिकली क्या कर लिया, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो रिपीट हो सकते हैं, मीन अगर पहला बंदा एक एरर कर रहा है तो दूसरा भी एक एरर कर रहा है, सो सेम नंबर रिपीट हो सकता है। सो अब हमने क्या कर लिया, हमने सैंपल मीन्स कैलकुलेट कर लिए बेस्ड ऑन दिस पॉपुलेशन डेटा। सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने देखा था कि जो कि यूनिफॉर्म बन रही थी 1 2 3 और 4 के अगेंस्ट क्या थी, प्रोबेबिलिटी 0.25 थी, ठीक है। सो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन रही। अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूं तो उसकी शक्ल क्या बनती है, मीन अगर हम इसका हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ओके। सो अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाता हूं अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 कितनी दफा है, 1 आउट ऑफ 16, ठीक है। 1.5 कितनी दफा है, 1.5 2 दफा आया, सो 2 डिवाइडेड बाय 16, सो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 कितनी दफा आया, दैट इज 3 टाइम्स, सो 3/16 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एंड सो ऑन। सो हम ये देख रहे हैं कि आपके पास जो सैम्पलिंग मीन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है दैट इज लुक लाइक दिस वे, ओके। सो जो कि एक्चुअल आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी। सो दैट मीन अगर हम इनको अब कंपेयर करें, सो मैं इसके ऊपर अभी वापस आता हूँ। सो अगर हम कंपेयर करें, सो एक्चुअल पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट इज यूनिफॉर्म, जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन की फ्रॉम दिस, कि जब हमने 2 को एज अ पिक किया था एज अ सैंपल और हमने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की, दैट बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल बन जाती है। सो इसके पीछे लॉजिक क्या है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया कि अब अगर मैं जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालूं, मीन वो जो मेरे पास 16 मीन्स थे, सो ये मेरे पास क्या है, x1 बार की वैल्यू है, दिस इज x2 बार की वैल्यू है, x3 बार की वैल्यू है, सो टोटल 16 मीन्स है। सो मैं जब इनका निकाल रहा हूँ, सो इसको मैं लिख रहा हूँ मीन ऑफ मीन्स, ओके। सो म्यू x बार वुड बी इक्वल टू समेशन xi बार ओवर n, सो हमारे पास क्या आ गया 2.5। सो अगर आप लोगों को याद हो कि जो हमने 1 + 2 + 3 + 4 कर डिवाइडेड बाय 4 करके किया था, वो भी 2.5 ही हमारे पास आया था। इसी तरीके से मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बिकम दैट इज 0.79। सो वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि हर सैंपल मीन में से इस वाले मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर ले रहे हैं, सबको जमा कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 16 करके स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज 0.79। जबकि हमारा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था दैट वाज डिफरेंट, व्हिच वाज 1 पॉइंट समथिंग था हमारे पास, वो था जी हमारे पास 1.12, ओके। सो दैट वाज पॉपुलेशन। सो दैट मीन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल नहीं है। सो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके इक्वल होगा, सो उसका रिलेशनशिप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू दिस। सो दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, ठीक है, सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब हम उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाल रहे होंगे तो उसका जो म्यू ऑफ एक्स बार है, मीन ऑफ द सैंपल मीन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, जबकि इनके जो सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, बल्कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द n। स्क्वायर रूट ऑफ n मीन दैट इज अ सैंपल साइज का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें, व्हिच वाज राइट इन आवर केस वाज 2। सो व्हिच मीन अगर मैं क्या करूं जी, सिग्मा x बार वुड बी इक्वल टू सिग्मा का जो आंसर था डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। सिग्मा का आंसर था 1.12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, so we will get the answer of this one, ठीक है। so in case of with replacement sampling, okay। अब हमारे पास आ जाता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि जो हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है
क्योंकि हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमने अपने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश की है। ओके, सो इसमें जो पॉपुलेशन जो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू। सो दैट वाज कि जब हमने कहा था कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है। Okay, so that is this scenario is called as a unbiased estimate. So हम ये कह सकते हैं कि mean of the mean is always equal, mean of the means is always equal to the population parameter, or you also can say that कि x bar जो है वो population mean का unbiased estimate होता है. So इसको हम mathematically कैसे लिख सकते हैं? You can also write down with respect to expected value of x bar is equal to mu. So this is कि अगर हम कोई भी sample statistic लें और उसकी एक्सपेक्टेशन लें, अगर वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्विवेलेंट आ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर। सिमिलरली जैसे एक सैंपल प्रोपोर्शन हमारे पास एक स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर होता है, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लूं और वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर पी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो अनबायस्ड है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं स्मॉल एस, दैट इज अ सैंपल वेरिएंस जो है, दैट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, जबकि कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता, क्योंकि उसका आंसर एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा। सो ये भी हम उसको प्रूव भी करते हैं। सेकेंडली दैट वाज रिगार्डिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमने परफॉर्म की कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो एफिशिएंट होता है कंपेयर टू मीडियन। ठीक है, सो एफिशिएंट कैसे होता है? क्योंकि ये पॉपुलेशन मीन के ज्यादा करीब होता है। सो जैसे अगर आप यहाँ पे कर्व भी देख सकते हैं कि आपके पास जो इनका जो पॉपुलेशन मीन के ज्यादा करीब एस्टिमेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू मीन के प्रोवाइड कर रहा होगा इंस्टेड ऑफ द मीडियन। सिमिलरली आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। मीन वो कंसिस्टेंटली आंसर प्रोवाइड आपके पास कर रहा होगा अगेंस्ट द पॉपुलेशन पैरामीटर एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। ठीक है, सो आपको कंसिस्टेंटली एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करा होगा, उसमें वेरिएशन जो है वो बहुत कम से कम होती चली जाएगी एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। ठीक है जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से किसी डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल को ड्रॉ करके उसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि वो अनबायस्ड होता है, एफिशिएंट होता है और वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अनबायस्ड है तो हम इस अनबायस्डनेस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है दैट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, सो इसको राइट नाउ मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सो प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन आई फ्रॉम 1 to n xi ओके ओवर n। सो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्स बार। अगर मैं इस समेशन xi को ओपन करूं तो वो क्या आ जाएगा, x1 plus x2 up to xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, सो 1 over n बाहर आ जाएगा और हम एक्सपेक्टेशन तमाम वेरिएबल्स पे अप्लाई कर देंगे। एंड वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इटसेल्फ इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। सो दैट मीन दिस इज इक्वल टू म्यू, दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू, दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू। सो ये टोटल n म्यूज आ जाएंगे। सो n म्यू डिवाइडेड बाय ये वाला n, तो n से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू। Hence we prove that कि जो सैंपल मीन है, जो x बार है, that is an unbiased estimator of its population parameter, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ गई। सिमिलरली यहाँ पे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो स्मॉल एस स्क्वायर है, सो दिस इज बेसिकली स्मॉल एस स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला हमने देखा था कि वो क्या था कि दैट वाज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन था, जबकि स्मॉल एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। So this is n minus 1. So ये वाला जो sample variance होता है that is a unbiased estimator of the population variance, mean exactly equal to sigma square होगा। अगर हम ये वाला लेंगे तो वो exactly equal नहीं होगा। So let me prove this one, then हम देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर होगा। So small s को हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, हमने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी, अगेन 1 over n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। So हमने ये a minus b करके फॉर्मूला ओपन कर लिया। So this would be equal to a square plus b square minus 2ab। तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम समेशन को अप्लाई कर रहे हैं। So this would be equal to समेशन xi अगेन, क्योंकि ये x बार एक कांस्टेंट नंबर के तौर पर कंसिडर होगा,
ठीक है, कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा होगा। और समेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो n की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो दिस वुड बी इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर प्लस nx बार स्क्वायर, ओके, माइनस 2x बार कांस्टेंट है और समेशन xi, ठीक है जी। और as we know that कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर n, सो समेशन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nx बार। सो इस समेशन x की जगह पे मैं nx बार पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2nx बार का स्क्वायर। सो 2nx बार में से जब हम nx बार को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज समेशन xi स्क्वायर माइनस nx बार का स्क्वायर, ओके। सो अगेन अब हम क्या करें, एक्सपेक्टेशन को अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें, तो वो क्या जाएगा 1/n। सो एक्सपेक्टेशन वेरिएबल के साथ अप्लाई हो जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर, ठीक है जी। सो 1/n। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख रहे हैं म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। सो वो कैसे हम लिख रहे हैं, एज यू नो दैट कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स का जब हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, राइट, okay. So that means this is equal to sigma square, this is equal to mu, okay, इसका whole का square minus expected value of x का square। so ये इधर आके जमा हो जाएगा, so expected value of x square would be equal to mu square plus sigma square। so वो हमने उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। similarly expected value of x bar का square, so अभी हमने पढ़ा है that is basically के variance of x bar, ठीक है जी। वेरिएंस ऑफ x बार किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी, हमने ये इसकी वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार स्क्वायर। सो दिस इज म्यू के बराबर ही आ जाएगा जैसे हमने पढ़ा, which is basically equal to mu x bar is equal to mu, or you can say expected value of x bar is equal to mu। so this is basically mu का स्क्वायर आ जाएगा। और वेरिएंस ऑफ x बार हमने अभी डिस्कस किया, वो क्या होता है, दैट इज वेरिएंस ऑफ x बार जिसका हमने लिया था वुड बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n के बराबर होता है, ठीक है जी। या जिसको हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की शक्ल में लिखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन x बार वुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर होता है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो वो अगर हम पुट कर दें सो ये बराबर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ डिवाइडेड बाय n, ठीक है जी। सो दिस वुड बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर n। सो उसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। सो इसकी जगह पे क्या आ गया, दिस वन, इसकी जगह पे क्या आ गया, दैट इज दिस वन। अब अगर हम समेशन अप्लाई करें, अगेन कांस्टेंट्स हैं तो ये समेशन n हो जाएगा। सो 1/n माइनस 1 n म्यू स्क्वायर प्लस n सिग्मा स्क्वायर, n म्यू स्क्वायर से n से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो अगर हम ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें, so we will get n minus 1 sigma square over n, so n minus 1 से cancel हो गया, so expected value small s square is equal to sigma square आ जाएगा, राइट जी। तो अगर आप जो है वो आपने लिया होता कैपिटल एस, मीन यहाँ पे n minus 1 की बजाय n लिया होता, तो इन द एंड यहाँ पे आपके पास क्या बचता, 1/n into n minus 1 सिग्मा स्क्वायर। सो दैट मीन आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर है वो एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं आता, बल्कि वो किसके बराबर होता है, n minus 1 over n into सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। सो दैट मीन दिस इज अ बायस्ड फैक्टर, n minus 1 over n इज अ बायस्ड फैक्टर जिसकी बेसिस के ऊपर वो एग्जैक्टली सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आता। सो आई होप कि आपको क्लियर है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट कि आपके पास जो x बार है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सिमिलरली स्मॉल एस के रिजान बायस्ड एस्टिमेटर, कैपिटल एस हम भी हमने देखा कि उसके अंदर बायसनेस फैक्टर क्या होता है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के इक्विवेलेंट नहीं आता। ओके, राइट नाउ जो अब हम थ्योरम डिस्कस करें व्हिच इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो इसमें हमने जैसे भी पीछे देखा भी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमने स्टार्ट किया कि हमने कहा कि एक्चुअल पॉपुलेशन यूनिफॉर्म थी, उससे हमने जो है वो डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किए और फिर हमने उस सैंपल मीन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। तो हमने कहा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी वो दैट इज लुक लाइक अ सिमेट्रिकल, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो एक्चुअली सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी यही कहता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सो वो आपने एक पॉपुलेशन से ड्रॉ की हैं,
ठीक है। और आपका जो उस पॉपुलेशन का अगर आप मीन निकालें, ठीक है, जो सैंपल्स आपने लिए हैं उनका जो मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होगी वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द सेंटर लिमिट थ्योरम, एज योर सैंपल साइज इंक्रीजेस इट बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पीछे देखा भी था कि जब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यूनिफॉर्म से जो है वो कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर, इनटू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप लोगों को याद होगा हमने एक जी स्कोर पढ़ा था, जी स्कोर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जिसको हम जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल भी कहते थे। और z को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन योर पर्टिकुलर वैल्यू इज लाइंग अवे फ्रॉम योर पॉपुलेशन, ठीक है जी। सो दैट इज रिगार्डिंग ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो सिमिलरली इस जी स्कोर को, जिसको हम जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, अब क्योंकि हम मीन को एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कि आपका ये जो पॉपुलेशन मीन है दैट इज इक्वल टू म्यू एक्स बार। सो चाहे आप म्यू एक्स बार लिख लो या म्यू लिख लो, जबकि जो सिग्मा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स बार ये एग्जैक्टली सिग्मा के बराबर नहीं होता। वो हमने पढ़ा था कि सिग्मा एक्स बार जो है वो बराबर होता है किसके, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे म्यू एक्स बार और यहाँ पे सिग्मा एक्स बार, सो दैट मीन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, ठीक है जी। सो अब हमने कह दिया कि ये दैट इज इक्वल टू म्यू, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी तो आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द सेंटर लिमिट थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा भी है। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो अब कह रहे हैं कि सेंटर लिमिट थ्योरम अप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगेन यूनिफॉर्म है। सो कॉन्टिन्यूस के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर b माइनस a। सो दैट इज बेसिकली द function of the continuous from range a to b। okay, so this is basically a to b और उसकी हमें प्रॉपर्टी बता रहा है वो 1/2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो दैट मीन हर एक के आने के चांसेस बिटवीन दिस नंबर इक्वल है। और हमारे पास जो सैंपल साइज है वो कह रहा है 40 है, वो कह रहा है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। सो हमने सैंपल मीन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कि अगर x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो क्या होता है b प्लस ए, दैट इज बेसिकली दिस इज a वैल्यू, दिस इज b वैल्यू। ओके, सो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अ मीन। और जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, दैट इज द फॉर्मूला इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है जी 1/3 के बराबर आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बनाना है, सो वी नो दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। सो आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो म्यू के बराबर ही होगा, 5 ही होगा। जबकि सिग्मा एक्स बार का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, क्योंकि अगर वेरिएंस फॉर्म में ले रहे हो देन स्क्वायर रूट नहीं आएगा। सो सिग्मा स्क्वायर हमने निकाले विच इज 1/3, एन हमें पता है जी दिस इज इक्वल टू 40। सो आपके पास सिग्मा एक्स बार स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/20। सो इसकी अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही होगी वो इस शक्ल से कन्वर्ट हो जाएगा इस शक्ल के अंदर विच इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। या आप कह सकते हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हमें पता क्या चल गया कि सैम्पलिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये ऑल्दो के दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे मीन हम उसमें से मीन निकाल रहे होंगे। सो अगेन दिस इज द मीन, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन। और आपके पास जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता चला जाएगा वो आपके पॉपुलेशन मीन के करीब से करीब होना शुरू हो जाएगा, राइट जी। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि मीन ये आपके पास क्या था, मीन जी स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार म्यू के बराबर है और सिग्मा एक्स बार सिग्मा के बराबर है। और हमें पता है क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पढ़ा था कि म्यू एक्स बार क्योंकि म्यू के बराबर है और इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0। और जो सिग्मा एक्स बार जो कि सिग्मा ओवर एन रूट जिसमें हम अज्यूम कर लेंगे कि वो इक्वल टू 1 होता है इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब हम इसको जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके,
अब हम इसका जो है क्वेश्चन को देख रहे हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एज अ ऑपरेशन एनालिस्ट जो है वो हम लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स को जो है हमने स्टडी किया, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका पॉपुलेशन मीन 8 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर हम सैंपल साइज 25 सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैंपल मीन, कि हमें सैंपल मीन कितना जो है वो लाई कर रहा होगा 7.8 और 8.2 मिनट्स के दरमियान, तो उसकी कॉल का जो ड्यूरेशन होगा। सो अगेन वी कैन अप्लाई द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ से जो है वो हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के जरिए सबसे पहले तो हमने म्यू एक्स बार इज इक्वल टू क्या कर दिया कि म्यू के बराबर हो जाएगा और सिग्मा एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ओवर एन अंडर। सो वहां से हमने म्यू की वैल्यू आ गई जी 8 है हमें गिवन, ओके दैट इज इक्वल टू 8, ओके। और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 व्हिच इज 5। सो वो हमने कर लिया और यहाँ से एक्स बार आपके पास क्या है दैट इज 7.8 और दूसरा x2 बार क्या है दैट इज 8.2। सो बेसिकली हमने इनकी बिटवीन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज हमारे पास जो म्यू एक्स बार है which is equal to mu that is equal to 8 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7.8 से लेके 8.2 के दरमियान। सो ये वाली हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकालते हैं। अगेन लाइक जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल रहे थे, तो हमने इनके अगेन z की वैल्यू निकाली विच इज -0.50, दिस इज पॉजिटिव 0.50, ठीक है। और हमने क्या किया, अगेन नेगेटिव साइंस को इग्नोर किया और एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल के अंदर 0.5 को 0 में हमने देखा। सो जब हम देखेंगे उसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या किया जी, दिस इज एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, सो दिस इज 0.5, दिस इज 0, सो आपके पास आंसर क्या गया 0.1915, ओके। सो बेसिकली आपके पास ये फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू आपके पास एरिया ये आ गया। इसी तरीके से 0.5 को हमने ये वाला एरिया भी इसी के बराबर है, इन दोनों को जमा कर देंगे। सो दैट मीन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई दैट इज 38.30% कि हमारे पास जो 38.30% चांसेस है कि आपका सैंपल मीन जो है या एवरेज कॉल ड्यूरेशन जो है दैट विल बी लाई बिटवीन this range, okay. Similarly अब यहाँ पे हम ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि whatever the population distribution is as the sample size, जब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल ड्रॉ करेंगे और अगर हम उन सैंपल ड्रॉ करने के बाद उनके मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे और जो कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहला रही होगी, सो जैसे जैसे हम अपना सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर दी जाएगी एज पर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ओके। सो एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट वुड बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। सो दैट मीन कि अगर हम जब भी आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमने सैंपलिंग करके सैंपल मीन की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम वी कैन अप्लाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहे हैं कि एन ऑटोमेटिक मशीन है, उसका जो पोरिंग एवरेज है, ठीक है, दैट इज पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है विच इज 15.85, ओके। सो हमें पॉपुलेशन जो गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो गिवन है विच इज 0.3 आउंसेस हमें गिवन है, ठीक है। और सैंपल साइज हमें कितना गिवन है दैट इज 9 बॉटल्स का हमें गिवन है। और हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो सैंपल मीन है दैट इज मोर देन दिस वन, सो दैट मीन हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक्स बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। सो अगर मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से निकालना पड़े, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नो दैट कि अगेन अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम या सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक कि आपका जो सैंपल मीन है विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, ओके, विच इज इक्वल टू 15.85 आ जाएगा। जबकि सिग्मा एक्स बार जो है किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट विच इज 0.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 वुड बी इक्वल टू 3 विच इज 0.1 मेरे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे है जी 15.85, एक्स बार की वैल्यू जी 16, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो क्विकली हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जी स्कोर निकालेंगे। अब जी स्कोर इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग मीन हम कैसे निकालते हैं, एक्स बार माइनस म्यू या म्यू एक्स बार एक ही बात है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार या सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सो एक्स बार कितना है, विच इज 16, जिसके अगेंस्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, म्यू कितना है 15.85, और सिग्मा एक्स बार ओवर एन ये भी हमने वैल्यू निकाली विच इज 0.1। सो इसको आप कैलकुलेट करें, यू विल गेट द आंसर ऑफ जी। अगेन एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से देखना है, उसके अंदर आप वैल्यू देखोगे। सो वो जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी दैट वुड बी लाइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल, क्योंकि मुझे ये निकालनी है एंड वी नो दैट द वन साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 0.5। सो उस 0.5 में से आप वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, आई होप कि आप जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, जो पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है दैट इज बेसिकली 50 mm। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर जो है दैट इज 50 मिलीमीटर है। हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शाफ्ट डायमीटर जो है वो 0.02 mm है। ओके, और जो सैंपल हम ले रहे हैं वो 4 शाफ्ट का ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 4, और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज आउटसाइड दिस वन, क्योंकि वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर कंप्यूटिंग द सैंपल मीन द ऑपरेटर विल हैव टू रेस्ट द मशीन, क्योंकि रेस्ट मशीन क्या है कि अगर इनकी आउटर प्रोबेबिलिटी। सो दैट मीन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास अगेन सबसे पहले तो आप निकालोगे म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू करके एंड सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट करके इनकी वैल्यू निकाल लोगे। सो वी नो दैट यहाँ पे म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। ओके, और हमें आउटर प्रोबेबिलिटी निकालना है मीन 49.98। so that is this one probability as well as 50.02। so ये वाली probabilities निकालनी है। again use this z1 gain x1 bar minus mu x bar over sigma x bar, ठीक है जी। इसी तरीके से z2 would be equal to x2 bar minus mu x bar over sigma x bar। so x1 bar क्या है, पहले आप इसके लिए probability निकाल लोगे। ओके, इसी तरीके से z2 इसके लिए probability निकाल लोगे। सो इसको हम कैसे निकाल रहे होंगे, दैट इज 49.98 माइनस म्यू इज 50। सो सिग्मा एक्स बार आप कैसे निकालोगे, दैट वुड बी 0.02 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 व्हिच इज इक्वल टू 0.01। सो जो भी इसका आंसर है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन z आ जाएगा। सो z को अपनी एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल देखना है इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। सो वो बेसिकली एरिया होगा फ्रॉम दिस टू सेंटर पॉइंट। Again we know that one side of the normal curve is equal to 0.5, so 0.5 में से इसको माइनस कर लोगे, so you will get the answer। so I hope you clear the you have the got the idea कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। so ये तो था कि हमारे पास अगर सिंगल मीन हो, इसी तरीके से आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा as well as 4 को। so let me take you another example कि instead of अगर हम सिंगल ग्रुप की बजाय अगर हम डिफरेंस ऑफ ग्रुप्स की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो डिफरेंस ऑफ 2 ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो ग्रुप 1 भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस गिवन है, मीन दैट इज mu1 इज इक्वल टू 60, ओके, एंड वेरिएंस 1 इज इक्वल टू 100 हमें गिवन है। ग्रुप 2 का जो मीन गिवन है विच इज इक्वल टू 50, ओके, और वेरिएंस 2 जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 to 1, ओके, और दोनों का जो सैंपल साइज है वो हम दोनों में 11 ही नहीं, n1 है आपके पास 10 और n2 आपके पास है दैट इज 11, ओके, और जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज अ सैंपल मीन, दैट मीन x1 बार माइनस x2 बार लाइंग बिटवीन। सो हमें प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है, सो हमें प्रोबेबिलिटी जी कैलकुलेट करनी है दैट इज बिटवीन 8 to x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं एज अ वन कंसीडर होंगे इनटू 14, ये हमें निकालना है क्योंकि अब डिफरेंस ऑफ मीन है। सो हमने पढ़ा था कि सिंगल मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी का फॉर्मूला क्या था, x बार माइनस म्यू x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार, ठीक है जी। जब हम डिफरेंस ऑफ मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, अब सिंपल x बार की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार,
right? This one. Similarly, mu x bar की जगह पे क्या आ जाएगा? That is mu over x1 bar minus x2 bar, right? Similarly, आपके पास जो है वो सिग्मा x bar की जगह पे क्या आ जाएगा? That would be equal to sigma over sigma of x1 bar minus x2 bar. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि mu x1 bar minus x2 bar किसके बराबर होगा? So mu x1 bar minus x2 bar जो है that would be equal to mu1 minus mu2 के बराबर होगा. Okay, so this is mu1 minus mu2. So that means 60 minus 50 would be equal to 10. So this is equal to 10 के बराबर होगा. और जबकि सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार किसके बराबर होगा? That would be equal to square root of sigma 1 का square over n1 plus sigma 2 का square over n2 के बराबर होगा. So sigma 1 square हमें given है 100 divided by 10. सिग्मा 2 स्केयर 1 to 1 है डिवाइडेड बाय 11 स्केयर रूट कर लो तो वो आपके पास ये आ जाएगा. सो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको निकालना कैसे है इस चीज को. सो अगेन आप क्या करोगे? आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होगे. ठीक है, हमने म्यू x1 बार माइनस x2 बार निकाल लिया हुआ है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. सो ओवर हियर μ1 माइनस μ2 वुड बी इक्वल टू 10. ठीक है, सो हमने 8 और 12 की बिटवीन ये वाली प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करनी है. और उनको कैलकुलेट करने का आसान तरीका, इसके अगेंस्ट z1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके अगेंस्ट z2 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो यहाँ से z1 से एरिया जो आएगा दैट इज बिटवीन ओवर हियर फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू 8. सिमिलरली फ्रॉम z2 के जरिए फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू दिस वैल्यू आ जाएगी. दोनों को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी द बिटवीन प्रोबेबिलिटी. So I hope you understand the concepts. Thank you so much. See you in the next video.